इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, कमरा 214। अब नाम लिखते हुए भी अजीब लगता है, जैसे मैं किसी और की जगह का जिक्र कर रहा हूं। तब ये बस कमरा था। दीवारों में सीलन, कोनों में जमी गंध और पंखा। पंखा ऐसा चलता था जैसे हर चक्कर में कुछ कहना चाहता हो, पर कह नहीं पाता। रात को वही आवाज, वही रुक रुक कर आती खटखट। कई बार उठकर देखा, कुछ नहीं। फिर भी नींद नहीं आती थी। पैसों की चिंता अचानक नहीं गिरी थी मेरे ऊपर। वो महीनों से धीरे धीरे बैठ रही थी, हर दिन थोड़ा और भारी। फीस, घर से आने वाले फोन, खुद से नजर मिलाने में झिझक। मैं किसी से खुलकर कुछ नहीं कहता था, बस अंदर ही अंदर हिसाब लगाता रहता था कि कहां चूक हो गई। शायद यही मेरी पहली गलती थी, चुप रहना। उस कमरे में मैं अकेला नहीं था, फिर भी खुद को हर रात अकेला महसूस करता था, जैसे आसपास सब था, पर मेरे लिए नहीं। कई बार लगा कि बाहर निकल जाऊं, टहल लूं, पर पंखे की आवाज ने जैसे पकड़ रखा था। मैं वहीं पड़ा रहता, आंखें खुली, सोचें बंद। राहुल शुक्ला से दोस्ती किसी खास वजह से नहीं हुई, बस यूं ही। क्लास के बाद कैंटीन में बैठे रहना, बेवजह की बातें और समय काटना। वो बनारस का था, हर बात में थोड़ा मजाक, थोड़ा रहस्य। मैं ज्यादातर सुनता था। अपनी बातें कहने में डर लगता था, जैसे बोलते ही सच बाहर आ जाएगा। राहुल को यह आदत थी कि वो आधी जानकारी को पूरे भरोसे के साथ बोलता था। एक शाम, बिना किसी भूमिका के, उसने हंसते हुए कहा, तूने मसान साधना के बारे में सुना है? उसका लहजा ऐसा था जैसे वो किसी नई फिल्म की बात कर रहा हो। मैंने हंसने की कोशिश की, पर हंसी निकली नहीं। शायद उस दिन दिमाग पहले से खाली था या बहुत भरा हुआ। राहुल बोलता रहा, मैं चुप रहा। मुझे वहीं टोक देना चाहिए था, बात बदल देनी चाहिए थी, पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। बाद में समझ आया कि चुप रहना भी एक तरह की हामी होती है। उस रात कमरे में लौटकर पंखे की आवाज और तेज लगी। लगा जैसे उसने भी वो बात सुन ली हो। उस रात हम हॉस्टल की छत पर थे। नीचे यूनिवर्सिटी रोड पर रिक्शों की आवाज, कहीं से आती बस की चीखती ब्रेक, और दूर, बहुत दूर, अजान। हवा में हल्की ठंडक थी, पर मन में नहीं। राहुल रेलिंग पर झुका हुआ था, मैं पीछे खड़ा। उसने फिर वही बात छेड़ी, इस बार थोड़ा गंभीर होकर। बोला, सब झूठ नहीं होता। उसके शब्द हवा में लटक गए। मैंने नीचे देखा, लोगों को चलते देखा, किसी को रुकते, किसी को भागते। सब अपनी अपनी जगह जा रहे थे। मुझे लगा मैं कहीं नहीं जा रहा। उसी पल कुछ भीतर खिसका, जैसे जमीन हल्की सी धंस गई हो। मैंने खुद से कहा कि यह बस थकान है, पर सच ये था कि उस पल मुझे एक रास्ता दिखा, चाहे धुंधला ही सही। मैं उस रास्ते के बारे में सोचना नहीं चाहता था, फिर भी सोचता रहा। यही मेरी दूसरी गलती थी, उस ख्याल को रोकने की कोशिश न करना। अगले हफ्ते मैं दशाश्वमेध श्मशान घाट पहुंच गया। किसी से कहा नहीं, खुद से भी साफ नहीं कहा कि क्यों जा रहा हूं, बस देखने के बहाने। गंगा की तरफ से ठंडी हवा आ रही थी, पर घाट की जमीन गर्म थी। यह फर्क अजीब था, जैसे दो अलग मौसम एक ही जगह अटके हों। लकड़ी, घी और जले कपड़ों की मिली जुली गंध नाक में भर गई। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ चुप थे, और कुछ ऐसे बैठे थे जैसे ये सब रोज का काम हो। मैं किनारे खड़ा रहा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा अच्छा है, फिर भी भीतर कुछ सिकुड़ रहा था। घाट पर खड़े होकर पहली बार लगा कि यह जगह सिर्फ जगह नहीं है, जैसे इसमें कोई आदत हो देखने की। मैंने इधर उधर देखा, कोई चेहरा नहीं मिला, फिर भी एहसास बना रहा। मैं ज्यादा देर नहीं रुका। डर लगा, या शायद खुद से डर लगा। लौटते वक्त लगा जैसे कुछ पीछे छूट गया है, या शायद कुछ साथ आ गया है। उस रात हॉस्टल लौटकर नहाया, एक बार नहीं, 2 बार। फिर भी कपड़ों से, त्वचा से जलने की गंध नहीं गई। मैंने चादर बदली, खिड़की खोली, पर हवा भी बेकार लग रही थी। पंखा चल रहा था, पर उसकी आवाज अब सवाल नहीं पूछ रही थी, वो जैसे कुछ याद दिला रही थी। मैं बार बार हाथ सूंघता रहा, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो। नींद आई, पर बहुत हल्की। हर थोड़ी देर में आंख खुल जाती, किसी आवाज से नहीं, बस ऐसे ही। सुबह उठा तो खुद को थका हुआ पाया, जैसे पूरी रात कोई काम किया हो। मैंने खुद को समझाया कि यह सब दिमाग का खेल है। यही मेरी तीसरी गलती थी, हर अजीब चीज को दिमाग पर टाल देना। कुछ चीजें दिमाग से पहले शरीर में उतरती हैं, ये तब नहीं समझ पाया।
पैसों की बातें अब और भारी लगने लगी। हर नोटिस बोर्ड, हर फॉर्म, हर बातचीत मुझे उसी तरफ खींचती। घर से माँ का फोन आया। उसने सामान्य बातें की, खेत, पड़ोस, मौसम। मैं भी सामान्य जवाब देता रहा। फिर भी मुझे लगा मैं झूठ बोल रहा हूं, बिना कुछ छुपाए भी। फोन रखते ही एक अजीब सी खालीपन आ गई, जैसे आवाज कटते ही कोई डोर भी कट गई हो। उस दिन मैंने पहली बार गंभीरता से सोचा कि अगर कोई रास्ता है तो शायद उस पर चलना गलत नहीं। मैंने खुद को यही समझाया कि मैं बस देख रहा हूं, कुछ कर नहीं रहा। यह सोचकर थोड़ा सुकून मिला। अब सोचता हूं यही सबसे खतरनाक सोच थी, खुद को मासूम साबित करने की कोशिश। उस रात पंखे की आवाज थोड़ी धीमी थी, या शायद मैं सुन नहीं रहा था। कमरे में अंधेरा ज्यादा गहरा लग रहा था। मन में यह ख्याल पहली बार साफ तौर पर बैठ गया कि खाली हाथ रहना, कोशिश न करना, शायद उससे ज्यादा डरावना है। मैंने खुद से वादा किया कि बस देखूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। पर यह वादा मैंने खुद से किया था, और मैं खुद पर ज्यादा भरोसा कर बैठा। यह भरोसा बिना वजह का था। उस रात देर तक जागता रहा। घड़ी की सुइयां चलती रहीं, पर समय जैसे वहीं अटका था। बाहर कहीं कुत्ते भौंके, फिर चुप्पी। उस चुप्पी में मुझे अपनी सांस सुनाई दे रही थी, तेज, असंतुलित। मैंने आंखें बंद की, पर दशाश्वमेध घाट की जमीन सामने आ गई। कोई चेहरा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस वही एहसास कि कुछ देख रहा है। मैंने आंखें खोल दी। कमरे में कुछ बदला नहीं था, पर मैं बदल चुका था। कितना, यह तब नहीं पता था। दरागंज की गलियां मुझे आज भी याद है, ठीक वैसे ही जैसे उस दिन थी। पतली, टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर से लटकती तारें, और हर मोड़ पर एक अजीब सी गंध। मैं कई बार रास्ता पूछता हुआ पंडित हरिहर मिश्र के घर तक पहुंचा। बाहर से वो घर किसी भी आम मकान जैसा था। न कोई झंडा, न कोई घंटी, न दीवार पर लिखा नाम। बस एक पुराना लकड़ी का दरवाजा, जिस पर हाथ रखते ही ठंडक महसूस हुई। अंदर कदम रखते ही लगा जैसे धूप वहां तक आती ही नहीं। हवा भारी नहीं थी, पर ठहरी हुई थी। पंडित सामने बैठे थे, जमीन पर, जैसे मेरी ही राह देख रहे हो। मैंने अपना नाम बताने के लिए मुंह खोला, पर उन्होंने पहले ही बोल दिया। उसी पल कुछ अजीब सा हुआ, जैसे आवाज मेरे गले में अटक गई। मैं कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, फिर बैठ गया। मुझे वहां बैठना नहीं चाहिए था, यह ख्याल बाद में आया। उस वक्त बस लगा कि अब लौटना ठीक नहीं रहेगा। पंडित ज्यादा बोलते नहीं थे, जब बोलते भी तो शब्दों के बीच लंबी खामोशी छोड़ देते। वही खामोशी सबसे ज्यादा परेशान करती थी। ऐसा लगता था जैसे वो जो नहीं कह रहे वही असली बात है। उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं क्यों आया हूं। शायद उन्हें पता था, या शायद उन्होंने मान लिया। मसान साधना की बात उन्होंने किसी चमत्कार की तरह नहीं कही। न लालच, न डर, बस एक सीधी बात। मिलता है पर कीमत तय नहीं होती। उस वक्त ये वाक्य साधारण लगा। मैंने सिर हिलाया, जैसे समझ गया हूं। सच ये था कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने उनसे नियम पूछे, पर जवाब आधे अधूरे थे। श्मशान में जाना, मांगना और तैयार रहना। किस लिए तैयार, ये नहीं बताया। मैंने और सवाल नहीं किए। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे डर था कि ज्यादा पूछूंगा तो वो मना कर देंगे। मैं भरोसा कर बैठा, बिना वजह का भरोसा। अब सोचता हूं, उस दिन अगर लौट आता तो शायद आगे की बहुत सी रातें अलग होती। पहली साधना की रात मैं अकेला गया। यह भी मेरा ही फैसला था। किसी को बताना नहीं चाहता था, जैसे किसी की नजर पड़ते ही सब टूट जाएगा। रात गहरी थी और श्मशान वैसा ही था जैसा पहले देखा था, पर उस दिन कुछ अलग था। कुत्तों के रोने की आवाज ज्यादा पास लग रही थी, कहीं लकड़ी टूटने की चरमराहट, और बीच बीच में ऐसी चुप्पी कि अपने दिल की धड़कन सुनाई दे। मंत्र मुझे याद थे, पर आवाज कांप रही थी। कई बार शब्द गुम हो जाते, फिर याद आते। मैंने खुद को डांटा, ध्यान लगाने की कोशिश की, पर ध्यान बार बार भटकता रहा, कभी अंधेरे में, कभी पीछे की तरफ। मुझे कुछ दिखा नहीं। सच कहूं तो देखने की हिम्मत भी नहीं थी। समय अजीब ढंग से खिंच गया। ऐसा लगा जैसे घड़ी रुक गई हो, या शायद मैंने देखना छोड़ दिया हो। जब उठा तो शरीर भारी था। लौटते वक्त पैरों में राख चिपकी महसूस हुई, जबकि जमीन सूखी थी। मैंने झुककर देखा भी, कुछ नहीं। फिर भी एहसास बना रहा,
हॉस्टल लौटकर सब कुछ सामान्य दिखा। वही कमरा, वही पंखा, वही आवाज। पर मैं सामान्य नहीं था। नहाया, कपड़े बदले, फिर भी भीतर कुछ अटका हुआ था। नींद आई पर टिक नहीं पाई। हर थोड़ी देर में आंख खुल जाती, बिना किसी आवाज के, बस ऐसे ही जैसे किसी ने हल्के से छू दिया हो। सुबह उठा तो थकान थी, जैसे पूरी रात दौड़ता रहा हो। क्लास में बैठा, पर शब्द समझ नहीं आ रहे थे। दोस्तों की बातें सुनाई दे रही थीं, पर अर्थ नहीं। मैंने खुद को समझाया कि यह सब पहली बार की वजह से, दिमाग का खेल। यही सोचकर थोड़ा सुकून मिला, लेकिन भीतर कहीं एक डर बैठ गया था कि अगर यह दिमाग का खेल नहीं हुआ तो। उस दिन राहुल ने पूछा भी कि सब ठीक है या नहीं। मैंने झूठ बोल दिया। कहा? हाँ। वो झूठ बोलना आसान था, क्योंकि सच बोलने का मतलब था उसे भी इसमें खींच लेना, और मैं ये नहीं चाहता था। शायद डर से, शायद स्वार्थ से। 1 हफ्ते के भीतर पैसे आने लगे। पहले स्कॉलरशिप का मैसेज आया, फिर एक छोटा सा ऑनलाइन काम जिसके बारे में मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं था। सब अचानक हुआ, बिना कोशिश के। हॉस्टल में लोग कहने लगे कि किस्मत चमक गई। मैं हंस देता, पर भीतर एक अजीब सी खिंचाव थी। हर नोट, हर मैसेज के साथ श्मशान की गंध थोड़ी और तेज लगने लगी। मुझे खुशी नहीं हो रही थी, पर डर भी नहीं, बस एक खालीपन, जैसे किसी चीज ने जगह ले ली हो। मैंने पंडित हरिहर से दोबारा मिलने की सोची, पर हिम्मत नहीं हुई। डर था कि वो कुछ और बता देंगे जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूं। यह भी एक गलती थी। मैंने सच से दूरी बना ली। उस हफ्ते पंखे की आवाज फिर बदल गई। अब वो सवाल नहीं पूछती थी, बस गिनती करती थी, हर रात, हर चक्कर के साथ, जैसे समय गिन रही हो। अब जब पीछे देखता हूं तो लगता है कि सब बहुत धीरे धीरे हुआ। कोई बड़ा झटका नहीं, कोई अचानक मोड़ नहीं, बस छोटे छोटे फैसले, छोटी छोटी चुप्पियां। मैंने खुद से यह मान लिया कि सब मेरे काबू में। यही सबसे खतरनाक सोच थी। पैसे आ रहे थे, पर चैन नहीं। साधना के बारे में सोचते वक्त डर लगता था, पर श्मशान जाने का ख्याल आते ही मन अपने आप शांत हो जाता था, जैसे वहां कोई जवाब है। मैंने खुद को रोका नहीं, शायद रोकना चाहता भी नहीं था। उस समय मुझे लगा कि मैंने रास्ता चुन लिया है। आज समझ आता है, रास्ता मुझे चुन चुका था और मैंने उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। श्मशान अब मेरे लिए सिर्फ रात की जगह नहीं रहा था। दिन में भी क्लास के बीच या कैंटीन में बैठे बैठे अचानक आंख बंद होती और वही जमीन सामने आ जाती, राख से भरी, थोड़ी नम, थोड़ी गर्म, धुआं बिना आग के उठता हुआ। कभी कभी तो आंख खुली रहती, फिर भी गंध महसूस होती, जैसे नाक के अंदर कहीं वो बस गई हो। मैं खुद को समझाता कि ये आदत बन रही है दिमाग की, पर आदतें इतनी भारी नहीं होती। कई बार चलते चलते रुक जाता, समझ नहीं आता क्यों। लोग टकराकर निकल जाते, मैं माफी मांगता रहता। भीतर कहीं डर नहीं था, या शायद डर इतना घुल गया था कि पहचान में नहीं आ रहा था। यही सबसे अजीब बात थी। जो चीज पहले बेचैन करती थी अब वही स्थिर लगने लगी थी, और जो सामान्य होना चाहिए था वही खटकने लगा था। राहुल ये सब देख रहा था। वो बदला बदला रहने लगा। पहले हर बात पर हंसने वाला, अब ज्यादातर चुप। कैंटीन में बैठते तो वो मोबाइल में घुसा रहता, जैसे नजर मिलाने से बच रहा हो। एक दिन बिना किसी भूमिका के उसने कहा, इतना काफी था, बस इतना। उसकी आवाज में कुछ कांप रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा, पर कुछ बोला नहीं। मुझे लगा वो डर रहा है बेवजह। ये मेरी गलती थी। मैंने उसके डर को कमजोरी समझ लिया। मुझे लगा मैं उससे आगे निकल चुका हूं। बाद में यह सोचकर शर्म आती है। उस दिन के बाद राहुल ने दूरी बना ली। कमरे में होते हुए भी हम अलग अलग रहते। पंखे की आवाज के बीच हमारी चुप्पी और साफ सुनाई देती थी। मैं चाहता तो उससे बात कर सकता था, पर नहीं की। कहीं ना कहीं मुझे डर था कि वो मुझे रोकने की कोशिश करेगा। एक शाम मैं यूं ही घाट की तरफ निकल गया, बिना किसी योजना के। सूरज ढल रहा था और रोशनी में एक अजीब सी थकान थी। वहीं श्मशान के पास वो बुढ़िया मिली, बाल बिखरे हुए, कपड़े गंदे, पर आंखें बहुत सीधी। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे पहचानती हो, फिर मेरा नाम लिया। मैं ठिठक गया। मैंने उससे पहले कभी बात नहीं की थी। उसने कुछ और नहीं पूछा, कुछ समझाया नहीं, बस इतना कहा, लेना आसान है, और फिर चुप हो गई। वो चुप्पी अजीब थी, जैसे आवाज इसकी जगह कुछ और भर गया हो।
मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा, इंतजार करता रहा कि वो आगे बोले, पर वो मुड़कर बैठ गई। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, शायद पूछना चाहिए था, पर उस समय लगा कि अगर ज्यादा सुना तो लौटना मुश्किल हो जाएगा। पैसे बढ़ रहे थे और नींद घट रही थी। रात में पंखे की आवाज अब वैसी नहीं लगती थी जैसी पहले। कभी कभी लगता वो किसी और लय में चल रहा है, जैसे कुछ गिन रहा हो, समझ नहीं आता क्या। मैं कई बार उठकर पंखा बंद करता, फिर चालू, पर आवाज वही रहती। नींद आती पर गहरी नहीं, सपने भी पूरे नहीं होते थे, बस अधूरी तस्वीरें। सुबह उठता तो शरीर भारी, आंखें सूखी, दोस्तों से बात करते हुए ध्यान कहीं और रहता, खुद पर गुस्सा आता पर कारण नहीं मिलता। मैंने डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचा, फिर खुद ही हंस दिया। क्या कहता कि पंखा अजीब बोलता है। मैंने फिर वही किया जो अब मेरी आदत बन चुकी थी, सब कुछ अनदेखा करना। इसी बीच मां का फोन आया। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। बोली, रात में दरवाजा अपने आप खुल गया था। मैंने हंसकर टाल दिया, कहा हवा होगी। फोन रखते ही हथेलियां पसीने से भर गई, दिल तेज धड़कने लगा। मैं कमरे में इधर उधर टहलता रहा। मां के घर का दरवाजा, वो भी रात में। मुझे वहां की हवा, वहां की आवाजें याद आने लगी। मैंने खुद को समझाया कि यह महज संयोग है, पर मन मानने को तैयार नहीं था। उस रात में देर तक बैठा रहा, लाइट बंद, बस खिड़की से आती सड़क की आवाज सुनता रहा। हर आवाज ज्यादा साफ लग रही थी, जैसे अंधेरा भी सुन रहा हो। अगले दिन मैं दारागंज गया, पंडित हरिहर मिश्र के घर, वही गली, वही मोड़, पर दरवाजे पर ताला था। मैंने कई बार खटखटाया, फिर पास के घर से पूछा। एक आदमी ने अजीब नजर से देखा और बोला, यहां तो कोई रहता ही नहीं। मेरे शरीर में जैसे ठंड दौड़ गई। मैंने दोबारा पूछा, नाम लिया। उसने सिर हिला दिया। उस पल लगा जैसे जमीन थोड़ा खिसक गई हो। मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुका। लौटते वक्त बार बार पीछे देखता रहा। मन में सवाल थे, पर जवाब देने वाला कोई नहीं। शायद मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जो आदमी अचानक मिलता है वो अचानक गायब भी हो सकता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब हाल यह था कि मैं बिना सोचे श्मशान की तरफ चल पड़ता। कोई योजना नहीं, कोई तैयारी नहीं, बस कदम अपने आप उस तरफ मुड़ जाते, जैसे कोई भीतर से याद दिला रहा हो कि अभी हिसाब बाकी है। कई बार रुककर खुद से पूछता, मैं क्यों जा रहा हूं? जवाब नहीं मिलता, फिर भी पैर चलते रहते। डर था, पर उस डर में भी एक खिंचाव था। यही सबसे खतरनाक बात थी। मैं जानता था कि कुछ ठीक नहीं है, फिर भी रुक नहीं पा रहा था। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने मान लिया था कि अब जो होगा देखा जाएगा, और ये सोच अब मुझे लगता है सबसे पहले यहीं पैदा हुई थी। उस रात मैं श्मशान पहुंचा तो कुछ भी पहले जैसा नहीं था, जबकि दिखने में सब वही था। वही घाट, वही गंगा की धारा, वही अधजली लकड़ियां। फिर भी भीतर कुछ उलट चुका था। मैंने बैठते ही महसूस किया कि मंत्र मुंह से अपने आप निकल रहे हैं। रुकने की कोशिश की, पर जुबान नहीं मानी, जैसे ये शब्द अब याद से नहीं, किसी और जगह से आ रहे हों। मैं घबरा गया। मन में साफ डर उठा कि अब मैं ये तय नहीं कर रहा। फिर भी मैंने आंखें बंद रखी। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे उस पल उठ जाना चाहिए था, भाग जाना चाहिए था, लेकिन मैं बैठा रहा। शायद आदत की वजह से, शायद इसलिए कि अब डर भी परिचित लगने लगा था। आवाज मेरी थी, पर लग नहीं रहा था कि मैं बोल रहा हूं। बीच बीच में शब्द बदल जाते। मुझे याद नहीं कि मैंने वो सीखे कब थे। शरीर पसीने से भीग रहा था, पर हवा ठंडी नहीं लग रही थी। हवा उस रात अजीब थी, चल नहीं रही थी, फिर भी महसूस हो रही थी। सांस लेते वक्त ऐसा लगा जैसे सिर्फ हवा अंदर नहीं जा रही, कुछ और भी घुस रहा है। सीने में हल्का सा दबाव, जैसे कोई अंदर से जगह बना रहा हो। मैंने गहरी सांस लेने की कोशिश की, पर वो भी मेरी नहीं लगी। आंखों के पीछे हल्की जलन थी और कानों में एक लगातार सी आवाज जो साफ नहीं थी, शायद नदी की, शायद कुछ और। मैंने हाथ जमीन पर रखा। जमीन ठंडी नहीं थी, गर्म भी नहीं, बस जागती हुई। ये सोचते ही दिल तेज हो गया। मैं खुद पर गुस्सा करने लगा कि ऐसी बेवकूफी कैसे सोच सकता हूं, लेकिन गुस्सा भी पूरा नहीं बन पाया। सब कुछ आधा आधा सा था, भावनाएं भी, ताकत भी, जैसे किसी ने नाप तोल कर छोड़ दी हो।
कुछ देर बाद शरीर ने साथ देना बंद कर दिया। उठने की कोशिश की तो पैर देर से हिले, हाथ जमीन से चिपके हुए लगे। मन में साफ आवाज आई कि अब नहीं। ये आवाज मेरी नहीं थी, पर बाहर से भी नहीं। समझ नहीं आया कि कहां से आई। मैंने जोर लगाया, पर जैसे किसी और ने तय कर लिया हो कि अभी नहीं उठना है। उस पल डर पूरी तरह सामने था, साफ, बिना किसी शक के। दिल में एक पछतावा उठा कि मैंने राहुल की बात क्यों नहीं सुनी। क्यों मैंने पंडित से सवाल नहीं किए। क्यों हर चेतावनी को हल्के में लिया। यह पछतावा भारी था, पर उससे निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था। आंखें बंद थीं, फिर भी अंधेरा नहीं था। बस एक दबा हुआ एहसास कि कोई बहुत पास है। बीच में ऐसा लगा जैसे कोई बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया हो। कोई छाया नहीं दिखी, कोई आवाज नहीं आई, बस एक दबाव, जैसे कोई कुछ मांग रहा हो बिना शब्दों के। सीने पर, गर्दन के पास हवा और भारी हो गई। मैं बोलना चाहता था, मना करना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा अगर खोल दी तो जो सामने होगा उसे मैं संभाल नहीं पाऊंगा। ये मेरी कायरता थी, आज भी मानता हूं। उस पल मैंने सच देखने के बजाय अंधेरे को चुना। दबाव बढ़ा, फिर थोड़ा कम हुआ, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। मैंने मन ही मन कहा कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है। यह सोचते ही सब अचानक हल्का सा हिल गया। जमीन, हवा, आवाजें। मैं गिर पड़ा, या शायद बैठा ही रहा, ठीक से याद नहीं। मुझे नहीं पता साधना उस रात पूरी हुई या टूट गई। बस इतना याद है कि कुछ अधूरा रह गया, जैसे कोई हिसाब बीच में अटक गया हो। जब उठा तो शरीर सुन्न था, पैरों में ताकत नहीं थी, फिर भी मैं चल पड़ा। घाट से बाहर निकलते वक्त रास्ता पहचान में नहीं आया। वही सीढ़ियां, वही मोड़, पर सब कुछ थोड़ा खिसका हुआ, जैसे नक्शा बदल गया हो। अब मैंने कई बार रुककर इधर उधर देखा। गंगा की आवाज आ रही थी, पर दिखाई नहीं दे रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम पर लग रहा था कि कोई पीछे है, पर मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। जब आखिरकार सड़क मिली तो राहत नहीं मिली, बस थकान और डर का मिला जुला बोझ। इसके बाद की बातें साफ नहीं हैं। यादों के बीच खाली जगहें हैं, कहीं तेज सफेद रोशनी जो आंखों में चुभ रही थी। किसी के बोलने की आवाज, पर शब्द समझ नहीं आए। मां का चेहरा दिखा, पर धुंधला। उसने कुछ कहा, शायद रोई भी। गंगा की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी, जैसे वो मेरे कानों में बस गई हो। मैं जवाब देना चाहता था, पर शरीर ने साथ नहीं दिया। कई बार लगा कि मैं जाग रहा हूं, फिर लगा कि सपना है। समय का अंदाजा नहीं रहा। बस इतना पता था कि मैं वहां नहीं हूं जहां होना चाहिए था, और जो हुआ वो वहीं छूट नहीं गया। अब पैसे अब भी हैं, वही नोट, वही अकाउंट, पर हाथ लगाते ही जलन होती है, सच में, जैसे त्वचा के नीचे कुछ चुभता हो। मैं उन्हें गिनता नहीं, बस रख देता हूं। ऐसा लगता है जैसे वो मेरे नहीं है, जैसे किसी ने मेरे पास छोड़ दिए हों और लेने वापस आएगा। कई बार सोचता हूं कि सब छोड़ दूं, कहीं दूर चला जाऊं, फिर लगता है कि दूरी से कुछ बदलता नहीं। उस रात के बाद से यह साफ हो गया है कि कुछ चीजें एक बार टूट जाएं तो जुड़ती नहीं, बस साथ चलती रहती हैं, चुपचाप। अब मैं ये सब लिख रहा हूं क्योंकि रात में नींद नहीं आती। पहले लगता था आदत की बात है, फिर समझ आया कि आदतें इतनी बेचैन नहीं करती। लिखते वक्त भी सांस रुक रुक कर चलती है। उंगलियां कीबोर्ड पर रुक जाती हैं, जैसे किसी शब्द से आगे जाने की इजाजत नहीं है। कई बार तो एक ही लाइन 2-3 बार मिटाता हूं। डर इस बात का नहीं कि क्या लिखूं, डर इस बात का है कि कहीं कुछ याद ना आ जाए। रात के सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक बहुत तेज लगती है। हर टिक के साथ लगता है कुछ नजदीक आ रहा है। कभी कभी लिखते लिखते रुक जाता हूं, कान लगाकर सुनता हूं। कुछ नहीं सुनाई देता, फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं होता। मैं खुद से कहता हूं कि अब सब खत्म है, पर यह बात कहते हुए भी भरोसा नहीं होता। शायद इसलिए लिख रहा हूं, ताकि अगर सब ठीक नहीं भी है तो कम से कम ये शब्द गवाही दे सके कि मैं पागल नहीं हो रहा हूं, या शायद हो रहा हूं और यह आखिरी तरीका है खुद को समझाने का। कभी कभी वही गंध आ जाती है, अचानक, बिना किसी वजह के, जैसे किसी ने माचिस जलाई हो फिर बुझा दी हो। श्मशान यहां से बहुत दूर है, फिर भी लगता है बस दरवाजा खोलूं और सामने होगा।
कई बार आधी रात को उठकर दरवाजे के पास चला जाता हूं। हाथ कुंडी तक जाता है, फिर रुक जाता है। डर इस बात का नहीं कि बाहर क्या होगा, डर इस बात का है कि अगर बाहर वही निकला तो मैं क्या करूंगा। कमरे में सब कुछ अपनी जगह है, फिर भी हवा बदली बदली लगती है। कभी कभी लगता है दीवारें थोड़ी और पास आ गई हैं। खिड़की से बाहर देखता हूं, सड़क वैसी ही है, लोग चलते हैं, गाड़ियां जाती हैं, सब सामान्य, फिर भी गंध रहती है नाक के अंदर सांस के साथ। मैं बार बार हाथ सूंघता हूं, कपड़े बदलता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये गंध अब बाहर की नहीं लगती, जैसे ये मेरे साथ चल रही हो। यही सोचकर सबसे ज्यादा डर लगता है। घर में सब सामान्य है। मां सुबह जल्दी उठती है, पूजा करती है, चाय बनाती है। मैं सामने बैठा रहता हूं, अखबार पलटता हूं, पर शब्द नहीं पढ़ पाता। आईने में देखता हूं तो नजर तुरंत हट जाती है। कोई चेहरा नहीं बदला, फिर भी देखने का मन नहीं करता। लगता है अगर ज्यादा देर देख लिया तो कुछ और दिख जाएगा। मां मुझसे ज्यादा सवाल नहीं करती, पहले पूछती थी, अब बस देख लेती है। शायद वो भी समझ गई है कि कुछ बातें पूछने से हल्की नहीं होती। कई बार लगता है कि उसे सब पता है, पर वो चुप है। उसकी चुप्पी मुझे डराती नहीं, बस भारी लगती है, जैसे वो भी किसी चीज का इंतजार कर रही हो। मैं उससे बात करना चाहता हूं, सब बता देना चाहता हूं, फिर रुक जाता हूं। क्या कहूंगा कि मैंने कुछ ऐसा छेड़ दिया जिसे समझ नहीं पाया, कि जो मिला वो मेरे हाथ से बाहर है। मैं हर बार खुद को यही कहकर रोक लेता हूं कि उसे परेशान करना ठीक नहीं। शायद ये भी एक बहाना है। राहुल से अब बात नहीं होती, नंबर आज भी फोन में है। कई बार रात में स्क्रीन खोलकर उसका नाम देखता हूं, उंगली कॉल बटन तक जाती है, फिर रुक जाती है। डर किससे है ये साफ नहीं, उसे बात करने से या उसे ये सुनने से कि वो पहले ही जानता था। कभी कभी लगता है कि अगर उसने फोन उठा लिया तो सब फिर से शुरू हो जाएगा, जैसे किसी बंद दरवाजे को मैंने खुद खोल दिया हो। मैं अपने इस डर पर हंसता भी हूं, फिर हंसी बीच में ही रुक जाती है। शायद वो मुझसे दूर रहकर ठीक है, शायद मैं ही वो चीज हूं जिससे दूरी जरूरी थी। ये सोचकर मन भारी हो जाता है। मैंने दोस्त खोया, पर तब भी नहीं रुका। यह एहसास देर से आता है, और जब आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। राहुल की चुप्पी अब आवाज बन गई है, बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाती है। रात के बीच में अचानक आंख खुल जाती है, कोई सपना याद नहीं, कोई आवाज नहीं, फिर भी लगता है देर हो गई है, जैसे किसी जगह पहुंचना था और मैं सोता रह गया। दिल तेज धड़कता है, सांस उथली हो जाती है। अंधेरे में मोबाइल देखता हूं, समय ठीक होता है, फिर भी बेचैनी नहीं जाती। कई बार उठकर पानी पीता हूं, कमरे में टहलता हूं। फर्श ठंडी लगती है, पर पैरों में हल्की सी जलन रहती है। कभी कभी लगता है कि किसी ने नाम लिया है, बहुत धीमे, इतना धीमा कि शायद मैंने ही सोचा हो। मैं जवाब नहीं देता। अब जवाब देने से डर लगता है। सोने की कोशिश करता हूं, पर नींद दूर रहती है, जैसे उसे पता हो कि मैं तैयार नहीं हूं, या शायद वो भी इंतजार कर रही हो। कभी लगता है सब खत्म हो गया, मैं बच गया। अस्पताल, घर, मां, सब पीछे छूट गया। फिर अचानक किसी छोटी सी बात से सब वापस आ जाता है। गंध, आवाज, वो दबाव। तब लगता है असली शुरुआत अभी बाकी है, जैसे जो हुआ वो बस एक दरवाजा था। कई बार खुद को समझाता हूं कि यह सब दिमाग का खेल है, फिर याद आता है कि यही बात मैंने पहले भी खुद से कही थी, और हर बार गलत साबित हुई। मैं अब अपने फैसलों पर भरोसा नहीं करता। हर छोटी सी हिम्मत के बाद डर लगता है कि कहीं फिर कोई गलती न हो जाए। मैं बहुत सावधान रहने लगा हूं, पर यह सावधानी भी थकाने वाली है, जैसे हर पल जागते रहना पड़ता हो। थक कर आंख बंद करने का मन करता है, पर डर रोक लेता है। अब बस इतना समझ आया है कि श्मशान से जो मिलता है वो साथ चलता है, छोड़कर नहीं जाता। चाहे तुम शहर बदल लो, कमरे बदल लो, नाम तक बदल लो। कुछ चीजें याद की तरह नहीं होती, जो वक्त के साथ धुंधली पड़ जाए। वो आदत की तरह होती है, चुपचाप, लगातार। कभी सामने नहीं आती, पर कभी जाती भी नहीं। मैं नहीं जानता आगे क्या होगा। यह भी नहीं जानता कि जो लिख रहा हूं वो मुझे हल्का करेगा या और भारी। बस लिखता जा रहा हूं, शायद इसलिए कि अगर कभी यह सब फिर से शुरू हुआ तो कम से कम ये शब्द बता सकें कि मैंने कोशिश की थी।
रुकने की, समझने की। और शायद यही सबसे ज्यादा डराने वाली बात है कि समझ आ जाने के बाद भी सब खत्म नहीं होता। अब जब यह कहानी यहीं खत्म होती है तो मैं भी नहीं जानता कि जो हुआ वो पूरी तरह पीछे छूट गया है या अभी भी कहीं आसपास है। कुछ कहानियां खत्म होकर भी खत्म नहीं होती, बस चुप हो जाती है। और शायद यही सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली बात होती है। अगर तुम्हें सुनते वक्त किसी पल लगा हो कि हवा थोड़ी भारी है या किसी नामहीन डर ने हल्के से छू लिया है, तो मान लेना कि यह कहानी अभी भी सांस ले रही है। और अगर तुम्हें कोई ऐसी भूतियां या असली जिंदगी की डरावनी घटना पता हो जो अब तक किसी को बताई ना हो, तो उसे मुझे जरूर भेजना। मेरा ईमेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कौन जाने अगली कहानी वहीं से जन्म ले ले। अगर यह अनुभव तुम्हारे भीतर कहीं अटका रह गया हो तो चैनल को लाइक करना, कहानी को शेयर करना और सब्सक्राइब करना बस एक क्लिक नहीं है। ये उस अंधेरे के साथ जुड़े रहने जैसा है जो हम सबको थोड़ा बहुत जानता है। अगली कहानी तक आसपास की खामोशी को हल्के में मत लेना।